दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की। और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस ऐलान पर सबकी नजर टिकी थी, जो ऐलान तकरीबन 5 दिन पहले एक तीसरा मोर्चा जो बिहार में एआईएमआईएम के बैनर तले बना है उसने कर दिया था। बिहार को एक मुस्लिम डिप्टी सीएम देने वाला वो फैसला जिस पर सबकी नजर महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी। हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे पहले मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र हुआ तो तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया, डिप्टी सीएम के नाम का जिक्र हुआ तो एक मुकेश सहनी के नाम का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जब दूसरे डिप्टी सीएम का जिक्र किया गया तो बताया होगा दूसरा डिप्टी सीएम भी होगा, लेकिन वो पिछड़े जाति से आएगा। यानी मुसलमानों के लिए कोई जगह इस ऊंची जिसके पीछे मुख्यमंत्री लिखा हो उस जगह नहीं रखी थी। और इसी को देखिए, आपके अपने चैनल की खबर को लेकर अब एआईएमआईएम ने भी मोर्चा खोल दिया है। यह कहानी 2005 से शुरू हुई थी और 2025 में उसी तेज रफ्तार से उठ रही है। बस चेहरे बदल गए हैं। तब लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान थे, अब असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन सामने है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस पूरे मसले ने कैसा सियासी बवंडर बिहार के अंदर खड़ा कर दिया है और एक मुश्त होकर अब मुसलमान क्या तीसरे मोर्चे के लिए वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या कुछ ऐलान हो रहा है, तमाम चीजें दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर, ये जरा बयान सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की आपसी रंजिश की वजह से राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई। अब ये मन से बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या बिहार का मुसलमान अपना वोट बर्बाद कर रहा है? 20% वोट मुसलमान का चाहिए, लेकिन उसको दरी पर बिठाएंगे। अब नाराजगी मुसलमानों के बीच इस बात को लेकर है कि हाल ही में गिरिराज सिंह ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए कर दिया था, जैसे उन्होंने मौलवी की कहानी सुनाकर कि मौलवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि नमक हरामों का वोट गिरिराज सिंह और बीजेपी को नहीं चाहिए। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला कहा था, लेकिन यहां वोट भी चाहिए और क्या उनको ऊपरी पद भी नहीं मिल पाएगा, इसे लेकर मुसलमान सवाल खड़े कर रहा है। अशोक गहलोत ने अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ऐलान केवल तेजस्वी यादव के नाम का नहीं किया था। इससे मुसलमानों को कतई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने यह जरूर सोचा कि शायद बहुतायात होने की वजह से, या यूं कहा जाए एक निर्णायक भूमिका में होने की वजह से, मुस्लिम समुदाय को सही प्रतिनिधित्व मिल जाएगा सरकार के अंदर। लेकिन यह होता हुआ भी महागठबंधन की सरकार में नजर नहीं आ रहा है। उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर सिर्फ एक पिछड़ी जाति से और एक मुकेश सहनी के नाम का ऐलान करना मुसलमानों को चुभ गया है क्या? यह बात क्यों कह रहा हूं तो चलिए अब देखते चलिए। मोहम्मद अंसार कहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 14% यादव हैं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में मुख्यमंत्री। 2.5% मल्ला है, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में उप मुख्यमंत्री। और 18% मुसलमान है, तुम्हें क्या चाहिए? जवाब चुप रहो, कुछ मत बोलो, वरना बीजेपी आ जाएगी। अब ये मुसलमान कह रहे हैं कि अगर कम से कम इस मामले में बीजेपी खुल्लम खुल्ला, उनके नेता कहते तो हैं कि हम मुसलमानों का वोट मत दीजिए, ये मत करिए, कोई मत लीजिए, ना दीजिए, तमाम बात है, लेकिन यहां तो मुसलमानों से काम भी कराया जाए, मुसलमानों से ये तमाम चीजें कराई जाए, और जब बात उप मुख्यमंत्री की आए तो दोस्ती निभाई जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मुसलमानों ने यह देखा एआईएमआईएम जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बकायदा आरजेडी के दरवाजे तक गए थे। और वो आप अगर ये सोच रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी के सामने कुछ मांगने जाता है, वो मांगने नहीं गए थे। बहुत लोगों ने इस बात के बारे में बताया कि एआईएमआईएम की स्थिति यह है कि वो बिना गठबंधन के कुछ कर नहीं पाएगी कमाल, इसीलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष ढोल नगाड़ों के साथ गए थे, जबकि वो ओवैसी की रणनीति थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कमरे के अंदर बैठकर कोई बातें होती हैं तो अपने अपने तरीके से चुनाव के बाद उसे जनता के सामने रखते हैं नेता पार्टी, लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला पेशकश भी की जाएगी। बताया जाएगा कि आप नहीं आए तो कोई नहीं, हम आ जाते हैं, लेकिन हमारी बात भी आपने नहीं मानी। आगे आने वाले वक्त में अगर चुनाव में कोई नुकसान महागठबंधन को हुआ तो ओवैसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। जिम्मेदारी आपकी थी, आपको आगे आकर बोलना था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने क्या मांग लिया था? 243 सीटों में से 6 सीटें मांगी थी। सिर्फ
जीते हुए विधायकों में से एक ज्यादा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उठाइए। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी, 5 सीटें जीती थी एआईएमआईएम ने अपने सिंबल पर। एक सीट ज्यादा मांगी थी, 6 सीटें, और उस पार्टी से मांगी थी जिस पार्टी ने उनकी खुद की पार्टी के विधायकों को तोड़ा था। जी हां, 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती, यानी ओवैसी की पार्टी ने जीती, जिसमें से 4 लोग बागी हो गए, 4 विधायक, और चले गए वो आरजेडी के साथ। वो बात अलग है, अब वक्त का पहिया घूमा तो आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों में से 3 की टिकट काट दी। अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी ने पूरा क्लियर कर दिया था कि आगे जाकर जनता के सामने कोई अपनी कहानी ना सुना पाए। कम से कम मुसलमानों को भी यह पता होना चाहिए कि एआईएमआईएम ने वाकई पेशकश की थी कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, वो भी इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। जिस सेक्युलरिज्म की बात करती है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। उस एक वाक्य को भूल नहीं पाए थे कि एक नया वाक्य आ गया कि महागठबंधन में मुसलमानों की स्थिति क्या है, वो अब उस पर बातचीत चल रही है। अगला हिस्सा देखिए, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बटी है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐलान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कर दिया है, बनती है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। सोचिए, बिहार में मुसलमानों की बड़ी आबादी कोल्हू के बैल की तरह महागठबंधन के लिए मेहनत कर रही है और उनके हाथ दरी और कुर्सी के अलावा कुछ नहीं आएगा। यह मसला सिर्फ एक मुसलमान की राय तक सीमित नहीं है, वहां लगातार इसी बात को लेकर आक्रोश है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि आपके पास जो पार्टी चलकर आए, उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चलकर आए, कोई बूथ स्तर का नेता नहीं पहुंचा था। प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के पहुंचे और उसके बावजूद आप अपने दरवाजे, आप अपने गठबंधन के दरवाजे उनके लिए बंद करें, और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो बताएं कि एआईएमआईएम ने खेल बिगाड़ा। यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए पहले से पता था असदुद्दीन ओवैसी को ये किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। इसीलिए सबके सामने, जनता के सामने एक क्लियर बात चली जाए। वो मैं कह रहा हूं ना, वो बात खत्म नहीं हुई, ये भी आ गई। जबकि आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले खुद एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं, जिन्हें ढाका से हिंदू प्रत्याशी रणजीत सिंह, उन्होंने ऐलान किया कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जो हमारा तीसरा मोर्चा है, ये किंग मेकर बनकर उभरेगा और हमारी सिर्फ एक शर्त है, डिप्टी सीएम मुसलमान। एक सीट चाहिए, एक कैबिनेट मंत्रियों के, एक कैबिनेट मंत्री के नाम के पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हो, और लेकिन वो मुसलमान होगा। इसका जिक्र किया था। इन सब के बीच यकीन मानकर चलिए सबकी नजर टिकी थी कि शायद कुछ भला होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब इसी मुद्दे को एआईएमआईएम के एक नेता ने भी उठाया, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। गठबंधन जो अपने आप को बोलते हैं, उनकी प्रेस वार्ता थी, और हम ये कहते हैं जहां पर मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित न हो, हम उसको ठगबंधन मानते हैं। उस ठगबंधन ने 14% वाले तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया और 1.5% वाले मुकेश सहनी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा की गई, जिसमें सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआई माले, ये सब लोगों को आपने गठबंधन में लिया। और हमने सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए आपसे मिनिस्ट्री नहीं मांगी थी। 5 सीट हमने जीता था 2020 में, हमने सिर्फ 6 सीट मांगा था, लेकिन इनका अहंकार था कि 14% वाला चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1.5-2% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और 20% वाला मुसलमान इनका सियासी गुलाम है, जिसको ये सियासी तौर से अछूत बना चुके हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल बना चुके हैं। तो इनकी भी नाराजगी है। एआईएमआईएम के ये नेता हैं, इन्होंने वही बात कही जो बात मैंने 2 दिन पहले आपसे कही थी। उम्मीद नहीं थी कि महागठबंधन ये कदम उठा लेगा। क्या ये वाकई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ लड़ाई दलित, महादलित या फिर पिछड़े, अति पछड़े के बीच सियासी तौर पर है, तो नहीं, ये लड़ाई मुसलमान भी है इस पूरी धारा में जो निर्णायक भूमिका रखता है अपनी। नमस्कार।